नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ 10 वायरल टॉपिक जहां से आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स तथा संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की 100% संभावनाएं हैं। तो आइए आरंभ करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बालफोर डिक्लेरेशन 1917 इज वायरल इन न्यूज। माय डियर गुड फ्रेंड्स, नाउ आजकल बालफोर डिक्लेरेशन न्यूज में वायरल चल रहा है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह क्या है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक सार्वजनिक वक्तव्य था, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। विदेश सचिव फॉरेनर सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर द्वारा लॉर्ड रोथचाइल्ड को लिखे गए एक पत्र में निहित यह घोषणा पत्र जियोनिज्म और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के इतिहास का एक प्रमुख दस्तावेज विद्यमान है और एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में जाना भी जाता है। माय डियर गुड फ्रेंड्स, यह इसलिए बाल्फोर डिक्लेरेशन आजकल वायरल हो गया क्योंकि फलस्तीन और इजराइल का संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए यह डिक्लेरेशन आजकल वायरल चल रहा है। माय डियर, आप लोग अभी अभी हाल ही में न्यूज में सुने होंगे कि फ्रांस और यूके ने ऑन द इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे अपना एक एक्सप्रेशन व्यक्त किए हैं। कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? तो ऐसा उन्होंने बोला है कि हम लोग टू नेशन थियरी, इनका सॉल्यूशन जो है टू नेशन थियरी के द्वारा हो सकता है और हम टू नेशन थियरी का समर्थन करते हैं। माय डियर गुड फ्रेंड्स, इसलिए यह डिक्लेरेशन आजकल न्यूज में आ गया है। यह क्या था, हम लोग इसको समझ लिया और अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पैलेस्टाइन है, इसका यूनाइटेड नेशन में क्या है दर्जा? तो पैलेस्टाइन स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वर। केवल पर्यवेक्षक की भूमिका में यह यूनाइटेड नेशन में अपना दर्जा रखता है। माय डियर, ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, अर्थात कोई भी डिस्कशन होगा उसमें भाग ऑब्जर्वर कंट्री ले सकती है, बट कैन नॉट बी यूज वोट, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकती है। माय डियर, ऑब्जर्वर स्टेटस भी यूएन का फुल मेंबर बन सकता है, परंतु टू थर्ड वोट ऑफ जनरल असेंबली एंड द यूएनएससी 9 out of 15 member must recommend and not P5 country use on veto। My dear good friends, जब जनरल असेंबली के दो तिहाई वोट और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 वोट अर्थात मेंबर रिकमेंड करें और जो P5 कंट्री हैं वो अपने मत का प्रयोग न करें, तो इन दिस सिचुएशन ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्री कैन बी फुल मेंबर ऑफ द यूएन। माय डियर गुड फ्रेंड्स, ये सभी फैक्ट हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है। दिस इज आईआर सब्जेक्ट। आप लोग देख रहे होंगे पिछले समय में कि आईआर से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग यूपीएससी 2025 वाले एग्जाम में देखे होंगे कि आईआर से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज इसरो अनाउंसमेंट। माय डियर, हाल ही में इसरो ने कहा है कि मैं एलबीएम मार्क 3 रॉकेट का तीसरा इंजन जनरेट करने जा रहा हूं, अर्थात स्टेज 3 इंजन क्रिएट करने जा रहा हूं। एलबीएम रॉकेट हैज 3 स्टेजेस। माय डियर, फर्स्ट स्टेज इज नोन एज सॉलिड स्टेज, सेकंड इज लिक्विड स्टेज एंड थर्ड इज क्रायोजेनिक स्टेज। माय डियर, प्रारंभ में इसे भी अर्थात एलबीएम लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च व्हीकल है, एलबीएम मार्क 3 को जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से ही जाना जाता था। इसमें ऐसी एक खूबी है कि वह ज्यादा बड़े से बड़े वजनी सैटेलाइट को भी हवा में लेकर उड़ सकता है। बेसिकली कहा जाए तो ये वजनी सैटेलाइटों को जियोसन सिंक्रोनस ट्रांजिट ऑर्बिट और एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट में आसानी से पहुंचा सकता है।
एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग जानना चाहेंगे तो चंद्रयान 3 के मिशन के लिए GSLV मार्क 3 का ही उपयोग किया गया था। माय डियर, इसका लाभ देखा जाए क्रायोजेनिक स्टेज का तो यह हायर थ्रस्ट क्रिएट करता है। क्या? हायर थ्रस्ट क्रिएट करता है। इसी कारण ये भारी वजनी सैटेलाइटों को हवा में लेकर के उड़ने की क्षमता रख पाता है। क्या आप जानते हैं माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स कि क्रायोजेनिक जो इंजन है वह किस प्रकार के फ्यूल का उपयोग करता है? तो माय डियर, वह लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और कभी-कभी लिक्विड नाइट्रोजन का भी उपयोग करता है। माय डियर, स्पेशल केस में देखा जाए तो कभी कभी केरोसिन ऑयल अर्थात लिक्विड केरोसिन ऑयल और लिक्विड ऑक्सीजन का भी इन इंडिया के केस में प्रयोग किया जाता है इन द क्रायोजेनिक स्टेज इंजन। माय डियर, जनरल केस में लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन और कभी कभी लिक्विड नाइट्रोजन का इंजन यानी फ्यूल ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, मगर इंडिया के केस में क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का ही उपयोग किया जाता है। माय डियर, क्रायोजेनिक फ्यूल आर एट वेरी लो टेम्परेचर। जो क्रायोजेनिक जो फ्यूल है इसको बहुत कम अर्थात लो तापमान पर रखना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है। माय डियर, दीज आर फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द current affair of UPSC prelims upcoming to 2026. Next topic is Election Commission of India. My dear, the Election Commission of India is viral in news near about 1 अथवा 1.5 वर्षों से। My dear, संविधान की अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह कहता है कि उसके पास इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए शक्तियां हैं, अर्थात आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भारत में होने वाले इलेक्शन को नियंत्रित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान किए गए हैं। माय डियर, कौन कौन इलेक्शन का नाम है तो आप जरा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। पहला, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। माय डियर, पंचायत इलेक्शन एंड अर्बन बॉडी इलेक्शन इज रेगुलेटेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, अर्थात पंचायत इलेक्शन कमीशन और अर्बन बॉडी इलेक्शन को स्टेट जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, वह रेगुलेट करता है। राज्य चुनाव आयोग जो है वह एक संवैधानिक बॉडी है अंडर 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक बॉडी बनाया गया है। माय डियर, ओरिजिनली देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन आज मल्टीपल मेंबर हैं उसमें, अर्थात आप देखे होंगे 3 तो होते ही हैं, 3 होते हैं, 2 असिस्टेंट होते हैं और एक उसमें चीफ होता है। माय डियर, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे तो आप ये जान रहे होंगे, उनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। माय डियर, यदि बात किया जाए कि इस समय वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद पर कौन बैठे हैं तो माय डियर, उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार 26वें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन के पद पे बैठे हुए हैं। माय डियर, यदि देखा जाए इनका टेनर कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर के तो 6 ईयर अथवा 65 ईयर, यानी देखा जाए तो 6 ईयर इनका समय पीरियड सेवा काल का रखा गया है, लेकिन यदि 65 वर्ष पूरा हो जाए तो उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। माय डियर, अब बात करते हैं हाउ इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज मेड, मतलब देखा जाए कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेसिंग क्या है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो माय डियर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, मगर कमेटी रिकमेंडेशन, जो एक कमेटी रिकमेंड करे, यानी कमेटी जिसे रिकमेंड करे, एक कमेटी बनाई जाती है और वह कमेटी जो प्रस्ताव भेजे प्रेसिडेंट के पास में तो उन्हीं के द्वारा चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन की नियुक्ति की जाती है। माय डियर, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन कमेटी में कौन कौन होते हैं, अर्थात जो चुनाव
जो चुनाव कमेटी होती है उस कमेटी में कितने मेंबर यानी कौन कौन मेंबर बिलोंग करते हैं? तो माय डियर, द मेंबर ऑफ कमेटी ऑनरेबल पीएम, यानी उसमें ऑनरेबल पीएम होते हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अर्थात फिर से ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ऑनरेबल पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। माय डियर, हाउ कैन इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड? किस प्रकार इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव्ड किया जा सकता है? तो माय डियर, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है, बट लेकिन जो दूसरे सहायक इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केवल प्रस्ताव पर ही हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन यदि प्रस्तावित कर दें इन्हें हटाना है तो वे हटा दिए जाएंगे। माय डियर, इस प्रकार देखा जाए तो ऑल प्रोसेस द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन इज द सेम। जो सारी प्रक्रियाएं हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, वे सभी समान हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वे दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हों। लेकिन 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 इन्हें जो हटाने की जो प्रक्रियाएं हैं वे दोनों की अलग अलग हैं। रिमूवल स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर डिफरेंट। इसे आप ध्यानपूर्वक लर्न करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये सारे फैक्ट हैं, इसे ध्यान देना आवश्यक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड। माय डियर, अगला टॉपिक ग्लेशियर लेक से है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, हाल ही में नेपाल में ग्लेशियर लेक के फटने से लेंडी रिवर में बाढ़ आ गई थी। माय डियर, यह एक प्रकार का ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड था, यानी यह ग्लेशियर लेक के फटने से इस प्रकार की वहां पे परिस्थिति आई थी। माय डियर, इन द हिमालयन रीजन मेनी ग्लेशियर लेक्स आर अंडर थ्रेट। यदि देखा जाए हिमालयी क्षेत्र जो हैं वो ज्यादा ग्लेशियर लेक के खतरे से गुजर रहे हैं, यानी ये जो लेक हैं वो सभी के सभी मरीन लेक हैं, यानी समुद्री झीलें हैं। माय डियर, मरीन्स और ग्लेशियर डिपॉजिट, यानी जो समुद्री झीलें होती हैं वे ग्लेशियर डिपॉजिट होती हैं। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, ऑलरेडी इन इंडिया देयर वाज वन ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड लास्ट ईयर इन सिक्किम साउथ लोनार्क लेक। माय डियर, यदि भारत में कहा जाए तो भारत तो पहले से ही इस परिस्थिति से अर्थात ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड से गुजर रहा है। देखा जाए तो पिछले ईयर सिक्किम में साउथ लोनार्क लेक आउट बर्स्ट फ्लड हुआ था। माय डियर, साउथ लोनार्क जो झील है उसके फटने से लास्ट ईयर में सिक्किम में ये तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। किस नदी में बाढ़ आ गई थी? तो तीस्ता रिवर इज लोकेटेड इन सिक्किम। माय डियर, देखा जाए तो 2013 से पहले एक और ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड चोराबारी में आया था, अर्थात ग्लेशियर लेक के फटने की घटना चोराबारी में 2013 से पहले भी आई थी। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड is viral in news, so therefore it is very important my prelims examination of 2026. Next topic is tsunami and earthquake in Russia and Japan. My dear, आप लोग हाल ही में देखे होंगे रसिया में सबसे बड़ा 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कामचटका पेनिनसुला में आया है, जो सुनामी वेव्स भी लेकर आता है। माय डियर, यह सुनामी वेव्स कुरिल आइसलैंड तक पहुंच गया। माय डियर, कुरिल आइसलैंड इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन टू कंट्री। क्या आप जानते हैं वह कंट्री कौन कौन है? माय डियर, दिस कंट्री नेम इज रसिया एंड जापान। रसिया और जापान के मध्य कुरिल आइलैंड एक विवादित जगह है। माय डियर, हम इसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखने का प्रयास करेंगे कि जो कामचटका पेनिनसुला है वह कहां पर है। यह प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। कामचटका पेनिनसुला इज अ फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया, अर्थात रसिया का कामचटका प्रायद्वीप रसिया के सुदूर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। सुदूर पूर्व क्षेत्र यह है। माय डियर,
एक बात यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि वाई कामचटका पेनिनसुला प्रोन टू अर्थक्वेक एंड सुनामी, यानी कामचटका जो पेनिनसुला है वह क्यों प्रवण हो जाता है अर्थक्वेक और सुनामी के लिए, वहां पर बार बार क्यों अर्थक्वेक और सुनामी आते रहते हैं। माय डियर, द रीजन इज प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही वहां अर्थात कामचटका पेनिनसुला में अर्थक्वेक और सुनामी आते रहते हैं। द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट गोज इनटू द पैसिफिक प्लेट। माय डियर, जो यह घटना घटी है वह घटना जो घटी है वह क्यों घटी है? बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण घटी है। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वह पैसिफिक प्लेट के अंदर जा रही है। माय डियर, कामचटका जो पेनिनसुला है रसिया का, वहां पे एक बड़ा अर्थक्वेक आप लोग देखे हैं जो एक सुनामी भी लेकर के आया है। और आप जानते हैं सुनामी इज हार्बर वेव्स। जो ये सुनामी होती है ना, ये बंदरगाही लहरें होती हैं। कौन सी लहरें? बंदरगाही एक लहरें होती हैं, समुद्री लहरें जिसको कहा जा सकता है, which is created in the ocean because of vertical displacement of water, जो समुद्र के मध्य में उत्पन्न होती हैं। और किसके कारण होती हैं? तो वाटर के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण उत्पन्न होती हैं। जो वाटर है वह ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर की तरफ हो जाता है, इसलिए ये सुनामी वेव क्रिएट होती हैं। इसी घटना के कारण यही जो घटना जो है, जब डिस्प्लेसमेंट होने लगता है वाटर का इन द वर्टिकल फॉर्म, तो इस घटना के कारण ड्यू टू दिस इवेंट माय डियर, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनो एंड मेटियोर स्काई। कौन कौन है? 4 घटनाएं हैं। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनो एंड मेटियोर स्काई, ये चारों घटनाएं घटने लगती हैं। माय डियर, देयर आर 4 रीजन ऑफ सुनामी वेव्स। कौन कौन है? सुनामी आने के 4 प्रमुख कारण हैं। समुद्र के नीचे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, भूस्खलन हो जाए, उल्का पिंड का प्रभाव आ जाए। ये सभी तो हैं जो आप देखे हैं अभी, जो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वही जो लैंडस्लाइड, वोल्केनो, समुद्र के नीचे भूकंप, एंड मेटियोर स्काई, ये सभी जो रीजन ऊपर, यहां पर भी यही 4 रीजन पाए जाते हैं। माय डियर गुड फ्रेंड्स, सुनामी वेव्स आर नो रिकॉग्निजेबल। सुनामी वेव्स जो है ना, इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। इनकी पहचान हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओशियन के मध्य में उत्पन्न होती हैं और इनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। इनका स्पीड तब कम होता है जब ये सुनामी कोस्टल एरिया में, समुद्र के कोस्टल एरिया में आते हैं। जब वो कोस्टल एरिया में आते हैं तो रिटायर होने लगते हैं, उनकी स्पीडें रेड्यूस हो जाती हैं एंड द हाइट ऑफ द वेव्स इंक्रीजेस, बट उनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। माय डियर, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो अर्थक्वेक है वही लेकर के आता है सुनामी। यानी किसी रीजन में अर्थक्वेक यदि आ रहा है तो वहां सुनामी आने का खतरा बना रहता है। एक घटना हम आपको बताएंगे इन मार्च 2011 में, जो घटना जापान के फुकुशिमा में घटी थी। माय डियर, जापान के फुकुशिमा में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और आफ्टर दैट सुनामी भी आई। आप तो इस घटना को अब जान रहे हैं कि जहां अर्थक्वेक आता है उसके उपरांत वहां सुनामी भी आती है। तो जब सुनामी आई तो वहां एक फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित था। क्या नाम था उसका? फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उस फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो बिजली का आपूर्ति था, इसके सुनामी के कारण वो बाधित हो गया और जो शीतलन प्रक्रिया के लिए सिस्टम बनाए गए थे, वो भी निष्क्रिय हो गया और इसी फॉल्ट के कारण वहां परमाणु दुर्घटना आ गई। माय डियर, मैं आशा करता हूं कि आप सुनामी, अर्थक्वेक दोनों समझ गए होंगे। और जो रसिया में सुनामी वेव्स जो आया था उसका कारण क्या था? तो प्लेट टेक्टोनिक्स उसका कारण था और
आइलैंड जो आपने देखा है वो कुरिल आइलैंड दो देशों के मध्य में डिस्प्यूटेड एरिया है। पहला आपका रसिया और दूसरा जापान। द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडस्लाइड। माय डियर, लैंडस्लाइड इज इन चमोली। चमोली में हाल ही में लैंडस्लाइड हुआ है। माय डियर, व्हाई द हिमालयन स्टेट इज सेंसिटिव फॉर मोर लैंडस्लाइड्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश etc. are saying so many landslides is here? My dear, हिमालयन स्टेट जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ऐसा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। माय डियर, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है कि क्यों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो प्राकृतिक और ह्यूमन दोनों ही कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण की यदि हम चर्चा करें तो जैसे भारी बारिश, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां, नदी का कटाव, ढलान का कोण, यंगकोल्ड माउंटेन, मिट्टी का प्रकार, ये सभी प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जिसके थ्रू लैंडस्लाइड आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम मानवीय प्रभाव की बात करें, मानवीय कारक की बात करें, जैसे वनों की कटाई, खनन, निर्माण का कार्य, अनुचित जल का प्रबंधन, ये सभी जो हैं ये सभी कारक जो हैं, इन सभी कारकों के कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यदि बात किया जाए तो यंगकोल्ड माउंटेन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होगा। टेक्टोनिक एक्टिविटी भी है, प्रोजाइल रॉक भी है, ह्यूमन इंटरवेंशन कह रहे हैं और हाई कैरी कैपेसिटी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। माय डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस समय न्यूज में वायरल है। यह क्यों न्यूज में वायरल है? क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वल्नरेबल सूची में शामिल है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड यह देखा जाए तो इसका कारण क्यों है? क्योंकि यह तो खुद अपने आप में संख्या में कम है और भारत में कम ही स्थानों पर यह पाए भी जाते हैं। देखा जाए तो मेजरली यह गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में पावर लाइन जो है इनके कोर हैबिटेट में होने के कारण ये ओवर हीट कर रहे हैं और उड़ते समय टकरा रहे हैं। जब टकराते हैं तो वहीं पे इनकी मौत भी हो जाती है। देखा जाए तो इनका वजन भी कुछ ज्यादा होता है, अर्थात उड़ने वाले पक्षियों में इनका वजन भारी होता है, नियर अबाउट 15 केजी होता है और ये उड़ने में ज्यादा ऊपर भी नहीं उड़ पाते और इसलिए यह डिसीजन लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इनका जो कोर हैबिटेट है और वहां से पावर लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, मगर गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया है। दरअसल ऐसा करने से लागत भी बहुत ज्यादा आएगी और वर्स्ट सिचुएशन भी उपस्थित हो सकता है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, ये दे आर इन द एनेक्सर फर्स्ट। ये एनेक्सर अनुसूची फर्स्ट में शामिल भी हैं कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज के। दे आर फाउंड इन नेशनल डिजर्ट पार्क। ये नेशनल डिजर्ट पार्क में पाई जाती हैं राजस्थान के। दे आर आल्सो फाउंड इन रोलापादूर आंध्र प्रदेश। ये रोलापादूर आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। हमारे प्रश्न यहाँ से किस प्रकार आएंगे और कहां से आएंगे? तो माय डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या तो इस पर आधारित करके प्रश्न स्टेटमेंट कोई बना सकता है या यह भारत में कहां पर पाई जाती हैं या इस पर प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन आल्सो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आल्सो। आप अभी समझे होंगे कि इस पर प्रश्न कैसे बन सकता है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हैं, ये वल्नरेबल हैं, ये संख्या में बहुत कम है, ये एक प्रकार का ये पक्षी है जिसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और यह कन्वेंशन ऑन माइग्रेटेड स्पीसीज के एनेक्सर फर्स्ट में शामिल हैं। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटेड स्पीसीज के एनेक्सर फर्स्ट में भी शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक इज बारबाडोस थ्रेड स्नेक। माय डियर, रिसेंटली साइंटिस्ट आर डिस्कवर स्मॉलेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने एक दुनिया के सबसे छोटे सांप की खोज की है। द नेम इज बारबाडोस थ्रेड स्नेक।
इसका नाम बारबाडोस थ्रेड स्नेक है। द साइंटिफिक नेम इज, माय डियर, इसका वैज्ञानिक नाम टेट्राचिलोस्टोमा कार्ले है। इसका साइंटिफिक जो नाम है टेट्राचिलोस्टोमा कार्ले। एंड अनदर नेम की यदि बात करेंगे तो लेप्टोटिफ्लोप्स कार्ले इसका अनदर नाम है। आप इसका एक नाम लर्न कर सकते हैं, टेट्राचिलोस्टोमा कार्ले। यह वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, यह वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक है। केवल 4 इंच लॉन्ग, मतलब केवल 4 इंच इसकी लंबाई है। यह अभी न्यू खोजा गया है। यह हमारे आगामी परीक्षा में आने की इसकी ज्यादा संभावना है। 100% प्रोबेबिलिटी है कि इनसे प्रश्न अवश्य पूछा जाए। डिस्कवर स्मॉलेस्ट स्नेक इज साइंटिफिक नेम इज व्हाट एंड नेम इज व्हाट। ओके, इसको आप लर्न करने का प्रयास अवश्य करें ध्यान से, हो सके तो कहीं इसे नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज वायरल इन न्यूज। माय डियर, the Union Environment Ministry has notified the Environment Protection Management of Contaminated Site under Environment Protection Act 1986. My dear, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दूषित स्थलों का प्रबंधन 2025 निम्नलिखित पर लागू होंगे। पर्यावरण संरक्षण जो नियम 2025 है वो निम्नलिखित पर लागू किए जाएंगे, जैसे वे सभी क्षेत्र जिनके बारे में ऐसा संदेह है या पुष्टि की गई है कि वे खतरनाक, डेंजर, हैजर्ड या विषाक्त पदार्थों से दूषित हैं, जिनमें मिट्टी, भूजल, सतही जल आदि शामिल हैं, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। माय डियर, इसलिए द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लर्न करने का प्रयास अवश्य कीजिए। माय डियर, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में संवैधानिक बेंच वायरल न्यूज में थी। ये वायरल न्यूज में होने के कारण हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट यह लाइन बन जाती है, हम इसे लर्न करें ताकि अपने परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क हासिल करें और कट ऑफ पार कर सकें। माय डियर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन 145 आर्टिकल, संविधान के 145वें अनुच्छेद में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की चर्चा की गई है। माय डियर, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। माय डियर, इसे लर्न करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आर्टिकल 145 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर 5 मेंबर्स। और ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न। विश्व के सबसे छोटे सर्प का नाम क्या है? पाइथन, कोबरा, बारबाडोस थ्रेड स्नेक, अजगर। माय डियर आप गुड फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने जितने भी टॉपिक चर्चा किए वे हमारे 2026 परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे बिना देखे न जाएं। इस वीडियो को अवश्य वॉच करें, देखें और कट ऑफ से ज्यादा मार्क लाने का प्रयास करें। हम विश्वास दिलाते हैं, हमें गारंटी है, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी देते हैं कि यदि आप ऐसे टॉपिक को लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।